साथियों नमस्कार। मैं अंचल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने ऑडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेयजल पर, ड्रिंकिंग वाटर पर। हम जानते हैं कि भारत में जो नदियां हैं सदा और सतत वाहिनी नदियां हैं काफ़ी, फिर भी भारत में पेयजल एक संकट के रूप में हमको दिख रहा है। और आप देख रहे हैं गंगा जो काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है, उसको भी साफ करने के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं। यदि आप यमुना की कंडीशन देखेंगे तो वो तो और भी ज़्यादा खराब है। साथ ही भूमिगत जल का जो स्तर है वह भी नीचा खिसकता जा रहा है। कई सारे कुएं सूख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पानी की समस्या हमको दिखाई दे रही है और भविष्य में यह इतनी गहरा देगी जिसका शायद परिणाम कुछ विवाद और शायद छोटे मोटे युद्ध भी देखने को अभी हमको मिल जाए। दोस्तों, जो प्यास होती है वह एक तो पानी की प्यास होती है, एक विकास की प्यास होती है। पानी की प्यास हमारे जीवन को बचाती है, तो वहीं विकास की प्यास सभ्यताओं को अग्रणी बनाती है। जाहिर है पानी और विकास दोनों की प्यास का होना जरूरी है, किंतु पानी की प्यास बुझाए बगैर विकास की प्यास की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। यह एक वैज्ञानिक सत्य है। ऐसे में बगैर विनाश विकास की प्यास रखने वालों के समक्ष यदि आज कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो यह कि इन दो प्यासों के बीच संतुलन कैसे साधे। हम जानते हैं कि जैसे जैसे विकास आगे बढ़ता जाता है और उद्योगों की स्थापना होती जाती है, उनका एक कचरा भी आगे बढ़ता जाता है। कहूँ तो बढ़ता जाता है, जैसे कि आप कह सकते हैं ई कचरा, जो आज बहुत विकराल समस्या का रूप धारण कर रहा है। तो जब यह कचरा पानी में जाता है तो पानी को बहुत ही जहरीला बनाता है, और यह जहरीला पानी ना तो पक्षियों के पीने के योग्य होता है, ना ही मानव जाति के। और विकास के क्रम में हम पेट्रोलियम उत्पाद आदि का यूज करते हैं। इसके साथ में जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, पानी की आवश्यकता उतनी तेजी से बढ़ रही है, और यदि हम कहें तो मल मूत्र भी उतनी ही तीव्र गति से नदियों में बहा जा रहा है। तो काफ़ी कारण इस समय विद्यमान हैं जो हमारे पानी को इतना प्रदूषित कर रहे हैं कि पेयजल बहुत विकराल समस्या बन चुकी है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी की सबसे बड़ी एवं विकराल समस्या पेयजल ही मानी जा रही है। हम जानते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और जल प्रकृति का दिया एक अनुपम उपहार है जो न सिर्फ जीवन बल्कि पर्यावरण के लिए भी अमूल्य है। जैसे पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे साफ पानी के बिना स्वस्थ जीवन भी संभव नहीं है। यदि मैं कहूँ आर्टिकल 21 जो हमसे कहता है गरिमा युक्त जीवन जीने का अधिकार, और हम यदि स्वस्थ पानी नहीं पी रहे तो यह हमारे गरिमा युक्त जीवन में विघ्न उत्पन्न कर रहा है, और निश्चित तौर पर इसके कई लोग दोषी हैं, और मैं मानता हूँ वे सजा के हकदार भी हैं। आज विश्व भर में स्वच्छ पेयजल के संकट की स्थिति बनी हुई है। भारत जैसे विकासशील देश इस समय इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित हैं, और यदि इसका विस्तार और होता गया तो संपूर्ण विश्व में इसका विस्तार होने से जो बड़े शहर हैं उनमें तो पानी के लिए युद्ध जैसी स्थिति हो ही जाएगी, और इसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान निकालने की जरूरत है।
भारत सहित तमाम देश जल के प्रति सचेत, जागरूक और चिंतित हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण इस सीमित संसाधन का वर्तमान में गलत तरीके से दोहन के कारण इसकी मात्रा में निरंतर कमी आती जा रही है। हम आसपास देखते हैं, कई जगह पानी यहीं बहता जाता है और हम आगे बढ़ने की सोचते हैं, यह नहीं देखते कि यही पानी जो आज नष्ट हो रहा है कल हमारे नष्ट होने का कारण भी बनेगा। और जल संकट की इस वैश्विक समस्या पर हम कहें तो जल की बर्बादी के प्रति आम जन का जागरूक ना होना सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कारक है। जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2015 तक के दशक को एक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया, जिसकी थीम है जीवन के लिए जल। और संयुक्त राष्ट्र संघ की यह पहल सराहनीय है। एक अनुमान के अनुसार देखें तो आज देश की करीब 85% ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, जब मैंने कुछ गांव का दौरा किया था तो मैंने वहां देखा था कि वहां जहरीला जल था, चिड़ियां तक उस पानी को नहीं पी रही थी और उस पानी को यदि खेत में यूज करते हैं तो फसल अच्छी नहीं हो रही है, किसान की लागत तक नहीं निकल रही है। दूसरी ओर कुआं बिल्कुल सूखे हुए मुझे मिले थे, जिसका और जब मैंने वहां बात की थी तो उन्होंने बताया कि भूमिगत जल इतना नीचे जा चुका है कि पानी उनको दुर्लभ होता जा रहा है। और अधिकांश राज्यों में भूजल का प्रयोग पेयजल के रूप में किया जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों की वजह बनी हुई है, क्योंकि जहरीला पानी जितना ज़्यादा होता जाएगा और वो बीमारियों को क्रिएट करेगा। भूजल में हमको आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम जैसे खतरनाक रसायन मिले हुए हैं। इसके कारण होने वाले रोगों से भारतीय ग्रामीण आबादी बुरी तरह प्रभावित है। आज जब देश के अधिकांश राज्य पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, तो गुजरात ने इस दिशा में उल्लेखनीय पहल कर सफलता की कहानियां लिखी हैं। विभिन्न राज्यों की सरकारें गुजरात मॉडल को अपनाकर प्रदेश में तरक्की की इबारत लिख रही हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से गुजरात सरकार के जल एवं स्वच्छता प्रबंधन संगठन की ओर से मिली द स्टेट वाइज वाटर सप्लाई ग्रिड विषय वाली एक सीडी राज्यों को अध्ययन के लिए दी गई है। उसमें बताया गया है कि किस तरह गुजरात ने अपने यहाँ पानी की समस्या से उबरने का इंतजाम किया। मध्य प्रदेश में खेत तालाब योजना के जरिए किसानों को फायदा पहुंचाने के साथ ही जल संरक्षण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। खेत तालाब बारिश का पानी रोककर उसे सिंचाई में उपयोग के लिए काफी कारगर सिद्ध हुए हैं। पहले बारिश का पानी बेकार बह जाता था। राजस्थान में पर्याप्त पानी, यह सुनने में अजीब लगता है लेकिन सच है। हम जानते हैं कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, बहुत थोड़ी बारिश होती है। और वहाँ एक वेस्टर्न साइड में तो आपको पूरा का पूरा थार मरुस्थल है। तो राजस्थान में यदि पर्याप्त पानी जैसा शब्द हम सुन रहे हैं तो निश्चित ही यह अजीब लग रहा है, लेकिन यह सच है। यहाँ सरकार की ओर से निर्मित तमाम बांधों के जरिए बस्तियों तक पानी पहुँचाया जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत राजस्थान में न सिर्फ शुद्ध पानी मिल रहा है, बल्कि खेत भी लहलहा रहे हैं। सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पानी बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। हम उनका महत्व नहीं समझ पाते हैं और जब हमें आवश्यकता पड़ती है तभी हम कोई ना कोई आविष्कार की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए सच कहा है,
आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब राजस्थान के लोगों को पानी की समस्या से एक लंबे दौर से गुजरना पड़ा तो उन्होंने पानी की कीमत को समझा, और जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा हो जाती है निश्चित रूप से वह चीज़ हमारी निगाह में भी मूल्यवान हो जाती है। मुझे अजीब लगता है, आज 1 लीटर पानी की बोतल 20 रुपये 25 रुपये में बिक रही है। जो पानी हम आसानी से उपलब्ध प्राप्त करते थे उसके लिए आज हमें इतनी भारी राशि देनी पड़ रही है। स्कूलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान में जलमणि कार्यक्रम के तहत 5000 विद्यालयों में टेरा फिल्टर या अल्ट्रा फिल्टर लगाए जाने का कार्य प्रगति पर है। इस कार्यक्रम से बच्चों को स्कूल में भी शुद्ध जल उपलब्ध हो सकेगा। तो निश्चित तौर पर राजस्थान का यह प्रयास सराहनीय है। जल संकट की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह जल के प्रति ऐसी नीति लाए जिससे लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो। चूँकि जल मानव को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन के बाद सबसे अहम तत्व है, साथ ही पेयजल की समस्या से निपटने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा। स्वच्छ पेयजल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमें पानी की बर्बादी रोकने और सीमित प्रयोग के लिए प्रोत्साहन हेतु जन जागरण अभियान चलाना होगा। सामुदायिक भागीदारी से जलापूर्ति की निगरानी, प्रबंधन और नियंत्रण के साथ साथ वर्षा जल संरक्षण की सहज सुलभ तकनीक का विकास और प्रसार करना होगा। स्वच्छ पेयजल की समस्या से निपटने के लिए हमें बेहतर जल प्रबंधन नीति अपनानी होगी। स्वच्छ पेयजल के लिए जन जागरूकता और लोगों को इस दिशा में शिक्षित करने की सर्वाधिक जरूरत है। यह आम जनता का नैतिक और मानवीय कर्तव्य है कि वह इस सीमित अमूल्य संसाधन के संरक्षण और सीमित उपयोग के प्रति सचेत हो। मैं एक आंकड़े पर आता हूं जो बीमारी से रिलेटेड है कि बीमारियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रदूषित पानी का ही हाथ होता है, और प्रति घंटे 1000 बच्चों की मृत्यु मात्र अतिसार के कारण हो जाती है, जो प्रदूषित जल के कारण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा खतरनाक है। यदि हम 2011 की जनगणना को देखें तो राष्ट्रीय स्वच्छता कवरेज 46.9% है, लगभग 47%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह औसत केवल 30.7% है। अभी भी देश की 62.5 करोड़ आबादी, आप कह सकते हैं लगभग 53% आबादी खुले में शौच करने के लिए मजबूर है, और केवल ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी शौचालय का अभाव है, और निश्चित तौर पर इससे भी जल प्रदूषण बढ़ रहा है। यदि हम वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिकों की ओर से भी चेतावनी दी गई है कि यदि आपने उन्होंने सरकार से कहा है कि यदि आपने इस स्थिति को नहीं संभाला, यदि आपने पारंपरिक जल स्रोतों को बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें शुद्ध बनाने की कोशिश नहीं की, तो निश्चित ही आपके सारे मिशन तो अधूरे रहेंगे ही, और जितनी बीमारियों से आपको गुजरना पड़ेगा उसका आप आकलन भी नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर यह चेतावनी बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और दोस्तों, इस मामले में हम गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं हो सकते, और मैं तो मानता हूँ निर्भर तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पानी हम सबकी ज़रूरत है और उसकी स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी भी है। यदि यूएनओ द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट को देखें तो उसके अनुसार विश्व के अल्प विकसित देशों के लगभग 15 करोड़ व्यक्तियों को स्वच्छ एवं पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं है। यह अल्प विकसित देशों की बात है। इन देशों में
करोड़ों लोगों की मौत दूषित जल से संबंधित बीमारियों के कारण हो जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में केवल 75% शहरी और 40% ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है। इस तरह से स्पष्ट है कि मृदु जल की उपलब्धता सीमित है तथा आने वाले दिनों में जनसंख्या वृद्धि के कारण इसकी उपलब्धता घटती ही जाएगी। अतः जल उपयोग में मितव्ययता तथा उचित जल प्रबंधन की नीति अपनाकर ही पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। यदि जल प्रदूषण की बात करें तो इसको हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानवीय स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में मृदा अपरदन, भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गार और पौधों एवं जीव जंतुओं का विघटन प्रमुख है। और मानवीय स्रोत में नगरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि व सामाजिक स्रोत प्रमुख हैं। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि जो प्राकृतिक स्रोत है वे आज के ही हैं या वर्षों पुराने हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत पुराने हैं, फिर भी जल हमें शुद्ध प्राप्त होता था। तो आज जो मानवीय गतिविधियां इतनी बड़े पैमाने पर हो रही हैं, यही आज सबसे बड़ा कारण है जल प्रदूषण का। यदि आपको ध्यान हो तो जो भारत निर्माण की बात हुई थी 2005 में, जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसमें जो 6 अंग थे उसमें से एक अंग है ग्रामीण पेयजल, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना है। दोस्तों, यदि मैंने अभी जब शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि गरिमा युक्त जीवन जीने में हमें पानी भी हमारी गरिमा युक्त जीवन जीने का एक आधार है, तो यह मौलिक अधिकार हो गया हमारा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि पेयजल केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है, तो मुझे उम्मीद है आप इससे सहमत होंगे। चलिए एक आदर्श स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि मल जल का ठीक ढंग से निपटारा कर दिया गया। इससे बाकी बातों के अलावा मीथेन गैस का उत्पादन भी किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा की जरूरत पूरी हो सकती है। ऐसी सस्ती ऊर्जा मिलने से रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाती है। आप पानी को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बना सकते हैं, जिससे पानी की किल्लत कम होती है और जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। खेती के लिए बहुत उपयोगी खाद तैयार हो जाती है, पर्यावरण सुरक्षित और साफ बना रहता है, पानी के स्रोत साफ बने रहते हैं, बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होने से रोजगार की स्थिति बेहतर हो जाती है। यह स्थिति आदर्श जरूर है, लेकिन पूरी तरह व्यवहारिक भी है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह स्थिति बहुत ही रोचक लग रही होगी। निसंदेह यदि हम ढंग से कार्य करें, यदि जन समुदाय पूरा मिल जाए, यदि सरकार की नीतियों का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो, तो इस आदर्श स्थिति को हम व्यवहारिक रूप में भी ढाल सकते हैं। मुझे यहाँ पर रहीम जी की दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उवरे, मोती मानुष चून। वो कितने समय पहले बोल के गए, भले ही उनका अर्थ अलग था, पर हम यहाँ पर इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि रहीमन पानी राखिए। निश्चित तौर पर पानी की किल्लत जो हो रही है, यह इसका कारण है कि हमने पानी को स्वच्छता से नहीं रखा, बेहतर ढंग से दोहन नहीं किया। और यदि हम ऐसा होता रहा तो जो कहा गया है बिन पानी सब सून, और निश्चित तौर पर यही आज हो जाएगा कि सब कुछ सूना लागे रे, यही हम गाना गाएंगे यदि जिंदा रहे तो। दोस्तों, सिर्फ हमारा ही अस्तित्व इससे खतरे में नहीं है, वरन जितने भी समस्त जीव जंतु है, पेड़ पक्षी पौध, सबका जीवन जल से ही चलता है। और यदि जल ही इतना प्रदूषित हो गया तो कहाँ से अच्छी गाय लाओगे, कहाँ से अच्छी खेती करोगे, कैसे जियोगे। निश्चित तौर पर हमें यह समझना होगा कि
कैसे हम इनका निपटारा करें। तो कुछ हम निपटारे पे भी आ जाते हैं। अब छोटे छोटे क्रियाकलाप हम कर सकते हैं, जैसे कई लोग शेविंग करते समय पानी को खुला छोड़ देते हैं। कई लोग पेस्ट करते समय पानी को, ब्रश करते समय पानी को खुला छोड़ देते हैं। बर्तन धोते में पानी का दुरुपयोग होता है। हम कई बार देखते हैं आसपास भी कुछ टंकियां भर जाती हैं, तो उनका भी अच्छे से निपटारा नहीं होता है, हम सूचित भी नहीं करते हैं। बारिश का जो पानी आता है हम उसको अच्छे से जमा नहीं करते हैं, और यदि कुछ जमा करते भी हैं तो उसका दुरुपयोग अधिक करते हैं। स्विमिंग पूल आदि का अधिक हो जाना, कुओं का कम होना, यह भी एक समस्या है। और इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि पानी की बर्बादी रोकने और सीमित प्रयोग के लिए प्रोत्साहन कर सकते हैं, जन जागरूकता बढ़ा सकते हैं, और सामुदायिक भागीदारी से जलापूर्ति की निगरानी कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, साथ ही नियंत्रण भी रख सकते हैं। वर्षा जल संरक्षण की सहज सुलभ तकनीक का विकास और प्रसार कर सकते हैं। जल को उपयोग के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं और पुनः उपयोग में लाने के लिए जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया व तकनीक को घर घर में पहुंचाने योग्य बना सकते हैं। समुद्र में पड़े जल को तटवर्ती क्षेत्रों के उपयोग लायक बनाने हेतु तकनीक और प्रबंध का विकास कर सकते हैं। कृषि व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। उद्योगों से निकलने वाले गंदे जल का शोधन कर सकते हैं। गंगा आदि नदियों में नहाते समय जिस तरह की धार्मिक श्रद्धा लोग व्यक्त करते हैं, मैं किसी की धार्मिक भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचा रहा, लेकिन जिस तरह से वो लोग कुछ ना कुछ जलता हुआ छोड़ देते हैं, दिए छोड़ देते हैं, न जाने क्या क्या सामान, फूल इत्यादि आदि छोड़ देते हैं, इससे भी जल प्रदूषित होता है। निश्चित रूप से इन पर भी पाबंदी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि यह सबके हित में है। अब हम कुछ सरकारी प्रयास की बात करते हैं। ये तो वो प्रयास है जो हम खुद कर सकते थे। सरकारी प्रयास में एक त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना चल रही है, जो आपकी 1972-73 में शुरू हुई थी, और इसमें अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु कुछ निर्धारित मानदंडों के अनुसार पेयजल की सुविधा के साथ ग्रामीण स्थानों को भौतिक रूप से सम्मिलित किए जाने पर ध्यान दिया गया और व्यवहारिकता को अपनाने पर बल दिया गया। उसके अलावा सरकारी योजनाओं में हम देखें तो राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, जो कह सकते हैं कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया। एक है स्वजल धारा, और भारत सरकार समुदाय आधारित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों के प्रारंभ करने की आवश्यकता पर जोर दे रही है, और इसी का आप कह सकते हैं एक कार्यक्रम है स्वजल धारा। इसमें कुछ मुख्य घटक हैं, जैसे मांग आधारित तथा समुदाय भागीदारी दृष्टिकोण, रखरखाव और प्रबंधन, समुदाय द्वारा नकदी के रूप में आंशिक पूंजी लागत को वहन करना, ग्राम पंचायतों के साथ पेयजल परिसंपत्तियों का पूर्ण स्वामित्व, इस तरह के कुछ इसके महत्वपूर्ण घटक हैं। एक है जल मड़ी कार्यक्रम, और नीति निर्धारण समिति द्वारा भारत सरकार का जल मड़ी कार्यक्रम, जिसके तहत ग्रामीण विद्यालयों में बच्चों को स्वच्छ एवं जीवाणु रहित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के छोटे फिल्टर, जिसे हम आरओ प्लांट कह सकते हैं, लगाए जाने का निर्णय लिया गया। एक है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह प्रावधान किया गया कि योजना अवधि में स्थायित्व की समस्या, जल की उपलब्धता तथा आपूर्ति, जल की खराब गुणवत्ता, केंद्रीकृत नीतियों प्रचालन तथा रखरखाव लागत के लिए वित्त व्यवस्था करने जैसे प्रमुख मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है।
इन मुद्दों को हल करने के लिए 1 अप्रैल 2009 से ग्रामीण जल आपूर्ति के दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया और इन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के रूप में संगठित किया गया। इसके कुछ उद्देश्य बनाए गए, जैसे देश के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल विहीन, आरंभिक सुविधा वाले तथा खराब गुणवत्ता वाले पेयजल वाली बस्तियों को सुरक्षित और अपेक्षित जलापूर्ति सुनिश्चित करना, सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों को सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक आबादी वाली बस्तियों में कवरेज, निवेश में उच्च प्राथमिकता और समानता सुनिश्चित करना, पेयजल की सुरक्षा, उपलब्धता, आपूर्ति और खपत की माप सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में भागीदारी को बढ़ावा देना। इस तरह के कुछ कार्यक्रम थे। और भारत निर्माण की हमने बात पहले कर ही चुके हैं। एक है राष्ट्रीय जल नीति 2012 और इस नीति के तहत सभी राज्यों में जल नियामक प्राधिकरण के गठन के प्रावधान सहित सरकारी इमारतों पर वर्षा जल संरक्षण और स्थानीय जलापूर्ति पर जोर दिया गया है। तो यह कुछ सरकारी उपाय थे। और अब मैं एक और व्यवहारिक आंकड़े पर आता हूँ। जल संकट के में हम देख सकते हैं कि भारत में एक धंधा, पानी का धंधा हो चुका है और 1000 करोड़ से भी ज़्यादा पानी का कारोबार इस समय हो रहा है, जिसमें हर साल 40 से 50% की दर से इजाफा हो रहा है। बिसलरी, जो कि भारत की सबसे पुरानी कंपनी मानी जाती है, सालाना 400 करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है। और पानी के बड़े बाजार के रूप में भारत और चीन को देखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पानी का व्यावसायीकरण किस प्रकार से होता जा रहा है और निश्चित रूप से ये कंपनियां नहीं चाहती कि पानी बहुत अधिक मात्रा में शुद्ध भी हो। तो दोस्तों, मैंने एक पेयजल के ऊपर एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर पर यह आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा। भले ही आप इसे स्वच्छ भारत अभियान से जोड़कर देखें, मेक इन इंडिया से जोड़कर देखें, आप इसको बहुत सारे प्रोग्राम्स में सेट करके देख सकते हैं और निश्चित रूप से ही आपको एक बेहतर व्यू प्रोवाइड करने का माध्यम सिद्ध होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। आप अपने विचार मुझे ज़रूर मेल करें। मेरी ईमेल आईडी anchaljaleser@gmail.com anchaljaleser@gmail.com पर आप अपने सुझाव मुझे अवश्य मिल करके बताएं ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। धन्यवाद।